हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया। तो हम 12th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम जानते हैं एग्जाम नजदीक है, तो एग्जाम नजदीक होने की वजह से हम डेरिवेशन या डेफिनेशंस में ना जाकर सीधे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। हम फिजिक्स के अंदर मोस्टली न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए डेरिवेशंस को हम नहीं करेंगे। डेरिवेशंस को हम पिछली वीडियो में आपको डिटेल में करते आ रहे हैं, चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर की कई वीडियो बना रखी है। आपको डिटेल में अगर टॉपिक को समझना है तो वहां से देख सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस के लिए हमने अलग से सीरीज शुरू कर ली है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। आज हम कैपेसिटेंस के बारे में कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उनसे क्या क्या कैपेसिटेंस में किस तरह निकालते हैं, किस तरह सर्किट सॉल्व करते हैं, वो सब जानेंगे। हम जानते हैं पहले कि हम पहले से जानते हैं ये चीज कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पहले से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटर होता है जिसमें दो पैरेलली प्लेट्स लगे होती है इस तरह से, और ये प्लेट्स किसी बैटरी से कनेक्ट रहती है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट रहती है, यहां पर नेगेटिव चार्ज रहती है। ठीक है, इन प्लेट के बीच में हम देखते हैं बैटरी से कुछ चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, वो चार्ज फ्लो होकर इन प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। और कैपेसिटेंस के बारे में हम पहले से जानते हैं, ये क्या होता है, ये इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ऑन इट्स सरफेस। सरफेस कहो या बॉडी के अंदर कहो, कहीं कहो कि एक बॉडी के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, वो चार्ज बताता है उसकी कैपेसिटी टू होल्ड ए चार्ज। अगर किसी मटेरियल ने ज्यादा चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर लिया है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटेंस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है। इसमें हम जानते हैं कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज की वजह से बनता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि जैसे जैसे हम किसी इसको चार्ज, हमने देखा इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा। इसे हम कहते हैं हाई पोटेंशियल। यहाँ पर हाई पोटेंशियल बनेगा और यहाँ पर लो पोटेंशियल बनेगा। जहां पर नेगेटिव चार्ज, वहां पर लो पोटेंशियल। तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, और यह पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। तो इसीलिए हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो क्या होता है, कि चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। जब यहां से ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है सी, ये वन, ये सी कहता है कैपेसिटेंस। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हम पहले आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं इसको बता दिया। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर आपको V निकालना हो तो हम यहाँ पर साइन इक्वल टू आएगा। अगर आपको यहाँ पर V निकालना हो, C को जब भेज देंगे तो Q/C, यानी कि अगर इनमें से कोई भी दो चीज पता हो तो आप थर्ड चीज को ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला था जो यहाँ पर प्लेट है उन पर डिपेंड करता है। ये इसके बारे में भी आप जानते होंगे कि जो कैपेसिटेंस है वह इन चीजों पर डिपेंड करता है।
ये है आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। ये है आपका एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट को, ये सरफेस को। यहां पर हम पहले प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं ये है एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, तो यहां पर दो फॉर्मूल हो गए हैं कैपेसिटेंस के। एक तो हो गया आपका C इक्वल टू Q बाई V, एक हो गया आपका C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एरिया इस प्लेट का एरिया है, किसी भी प्लेट का एरिया, दोनों का एरिया फिलहाल के लिए बराबर मान लेते हैं। और यह D क्या है? D है सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, अब देखो हम यहां पर जानते हैं कि अगर यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। एक क्वेश्चन आपको बहुत फेमस है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। वो क्या क्या है? हम वहां देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के, और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, ये है। ठीक है, ये विजिबल आपको नीचे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी तो उसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन हम जानते हैं अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा। देखिए इस रिलेशन को देखो एक बार कि अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज मान लेते कांस्टेंट, ये वाला पोर्शन देखो ये कांस्टेंट हो गया मान ले। अगर उसने बोल दिया कि एक कैपेसिटर है जिसका चार्ज कांस्टेंट है लेकिन उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। ध्यान रखना, तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ये कब आएगा? ये देखो आपने देख लिया कि यहां पर जो परमिटिविटी ऑफ एयर होती है वो तो कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एयर की परमिटिविटी फिक्स है। जब एयर हो इन प्लेट के बीच में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको फिक्स क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं एक मीडियम रख देता हूं, कोई मैं यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखता हूं, यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर मैं यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख सकता हूं जिसकी परमिटिविटी थोड़ी ज्यादा रहती है। हम जाते हैं, हमने देखा आपको बताया था कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम होती है इसका रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर। ये हम पहले आपको इक्वेशन करवा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है। किसी के लिए 80 होता है वाटर के लिए, आपको एक गिवन आएगा क्वेश्चन में, किसी के लिए गिवन आएगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई मीडियम है अदर देन एयर, तो उसकी आपको यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी यूज करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर हमारा कोई अदर देन मीडियम है कोई, यहां पर उसकी कैपेसिटेंस कहेंगे Cm इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पर उसकी परमिटिविटी ऑफ एयर की जगह परमिटिविटी ऑफ एयर आएगा, मीडियम आएगा यहां पर M और अपॉन D। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं
सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आएगा कैपेसिटेंस ऑफ अदर मीडियम। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पर अगर मैं देखूं तो V इक्वल हो जाएगा आपका सी एम, यहां पर सी एम रखा जाएगा तो V इक्वल टू 1 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आपको गिवन आएगी तो हम कह सकते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसको आगे हम क्वेश्चंस में करेंगे, तब आप इसको और डिटेल में सीख लोगे। अभी तक के लिए इतना, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, तो आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको इस चीज की और क्लियरिटी आएगी। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि उसके अंदर एयर भरी हुई है दो प्लेट्स के बीच में। ईच प्लेट हैज एरिया, ए गिवन है आपको, एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है ए इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आपको एरिया गिवन है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। आपको डिस्टेंस डी गिवन है, कितनी है 3 mm, यहां पर 3 कर लेना। अच्छा, डिस्टेंस गिवन है आपको, एरिया गिवन है आपको, और क्या गिवन है, क्या रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम 3 mm। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, आपको कैपेसिटेंस निकालना है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, आपको सप्लाई दे रखी है, यानी कि पोटेंशियल दे रखा है V इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, और क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, यानी आपसे चार्ज पूछा गया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पर Q आपको अननोन है। ठीक है, आपको प्लेट का एरिया गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है, V गिवन है, चार्ज पूछा है। ठीक है, हम जानते हैं, अभी मैंने लिखवाया था आपको कि चार्ज का फॉर्मूला क्या था, चार्ज फॉर्मूला C इंटू V, यही था चार्ज फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर C निकालना है, यानी कैपेसिटर निकालना है, और V की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उससे हम चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले मैं C निकाल लेता हूं। C इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट C इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट की कितनी थी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमको गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस की वैल्यू देख के आपको 3 mm को मीटर बदल देंगे, मीटर बदलेंगे तो इसको 10 की पावर -3 कर देंगे, इस तरह से मीटर में बन जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका, आपको C आ गया। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे, 2 टाइम्स कट जाएगा, यहां से आपका C निकल जाएगा। C इक्वल क्या है, इसको इंटू कर देंगे, 17.17 इंटू 10 की पावर -12, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। हम जानते हैं -12 10 की पावर -12 होता है पिको, सब जानते हैं। ये पिको क्या होता है, 10 की पावर -12 कहते हैं पिको। तो यहां पर हम इसे बोल सकते हैं 17.7 पिको फेराड। हम जानते हैं फेराड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो ये निकल गया आपका कैपेसिटेंस। अच्छा, हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज हो जाएगा आपका C इंटू V। C की यूनिट कितनी है,
17.7 इंटू 10⁻⁻12 यानी कि पिकोफैराड, और हमें V गिवन है 100, ठीक है, इंटू कर देंगे। हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ दो पावर कम हो जाएंगी, 17.7 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तुम इसे ये भी पूछ सकते हो, अगर यहाँ पर इस पॉइंट को शिफ्ट करा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1.77 इंटू 10⁻�9। हम जानते हैं कि अगर ये मैं पहले भी आपको नियम बताया है कि अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो पावर में एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाओ, उतना ही एक पावर में जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूं 1.77, हम जानते हैं 10⁻⁹ होता है नैनो, तो नैनो कूलम, ये हो गया आपका चार्ज ऑन द प्लेट, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो और स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और भी है, वो भी कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में आपका स्क्रीन पे होगा, पढ़ो एक बार क्या लिखा है। यहां लिखा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द चार्ज इफ द कैपेसिटर ए 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates given above। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था, अगर उसके अंदर मैं एक 3 mm थिकनेस वाली मिका शीट डाल दूं जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है, 6 है, तब क्या होगा। हमको क्या निकालना है, while the voltage supply remain connected and B part है after the supply was disconnected, ठीक है। हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। क्या रखा है इसमें, हमने यहाँ पर एक मिका शीट डाल दी, यानी कि डायरेक्ट मीडियम डाल दिया, जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, 6 है, ठीक है। अब हम जानना है कि कितना इसके अंदर चार्ज बनेगा, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि पहला जो है, इसमें जब सप्लाई कनेक्टेड थी, तो उसके अंदर वोल्टेज बनेगा, पोटेंशियल तो एक में रहेगा। एक पार्ट को लेते हैं पहले, when supply is connected, सप्लाई कनेक्टेड थी तब V कितना था, V इसके अंदर 100 वोल्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन M A अपॉन D। हम जानते हैं एप्सिलॉन M की वैल्यू होती है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होती है। अब देखो इसको मैं थोड़ी देर पहले लिखा था, इसको मैं लिखा था, तो इसको मैं यहाँ पर मानता हूँ CM, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन ए डायरेक्ट मीडियम इंसर्टेड इन इट, उसको मैंने नोट किया M से, मैंने इसको नोट किया था C से, ये हमारा C था, अभी निकाला हमने, तो CM इक्वल हो जाएगा आपका एप्सिलॉन R इंटू C। ये हम पहले फॉर्मूला का है आपके लिए कि डायरेक्ट मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, डायरेक्ट कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाता है, जितना डायरेक्ट है आपका, जितना एक कांस्टेंट की वैल्यू है, उतने ही टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल था कि सीक्वल कितनी थी, वही थी 17.7 पिको फैराड, ये निकाली थी। तो अगर मैं इसको इंटू कर दूंगा, यहां से आपका CM भी निकल जाएगा, इंटू कर दीजिए, ये आ गया, यहाँ पर ये नया आ गया आपका पिको फैराड, इसमें इंटू कर देंगे। इसमें कोई डाउट, अभी हमको चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है C, यहां पर हम क्या लेंगे, कैपेसिटेंस चेंज हो चुका है, CM इंटू V, ये लेंगे।
तो यहाँ पर चार्ज अगर नया चार्ज लेते हैं, ये क्यू डैश लेते हैं नया चार्ज, जो आपका इसको इंटू करेंगे 10⁻² इंटू 10⁻12 इंटू 100, ठीक है, वही होगा 10, ये नया चार्ज, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इतना आसान था। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है कि अगर उसके अंदर से हम सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दें, बी पार्ट क्या है, व्हेन सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड तब क्या होगा, तो चार्ज जो पहले था, जब एक बार ध्यान रखें मैं बात, ये मैं इंपोर्टेंट नोट लिखा रहा हूं यहाँ पर। नोट क्या होगा, नोट ये रहेगा कि जैसे ही आपका ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, आप इस बैटरी को चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, तो ये अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर लेता है, क्योंकि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज स्टोर कर लेगा। तब जब इसको आप हटा दोगे, इसको सप्लाई को आप यहां से ओपन कर दोगे ऐसे, तब क्या होगा, तब चार्ज इसके अंदर रिमेन्स हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। थोड़े समय के लिए आप देखोगे ये चार्ज है वो इसके अंदर स्टोर हो गया है, यानी कि रिमेन कांस्टेंट हो गया। ये जो चार्ज की वैल्यू थी वो फिक्स रहेगी इसके अंदर, ठीक है। बदलेगी क्या, बदलेगी इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। अब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बदलेगी वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बदलेगा, हम जानते हैं जब इसका चार्ज कांस्टेंट हो गया है तो यहाँ पर पोटेंशियल बदलेगा, तो पोटेंशियल विल चेंज। इस केस में चार्ज स्टोर हो गया तो हो गया, ये तो कांस्टेंट, तो इसके अंदर वेरिएबल चीज क्या आएगी, पोटेंशियल बदलेगा, यानी कि आपको नया V निकालना पड़ेगा, नया पोटेंशियल क्या होगा। हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, आपका ये होता है V इक्वल हम जानते हैं Q/C, ठीक है। ये तो आपका ओल्ड पोटेंशियल था, ये क्या था आपका ओल्ड पोटेंशियल, तो गिवन था आपको, कितना गिवन था, 100 गिवन था ना, ये आपको 100 ऑलरेडी गिवन था, ये वाला। हमें क्या निकालना है, इस सेकंड केस में नया पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, नया पोटेंशियल के लिए हम Q बाई नया कैपेसिटेंस रखेंगे, और J और कैपेसिटेंस आपको होता है Cm इक्वल होता है डायरेक्टिव कांस्टेंट एप्सिलॉन r इनटू C। हमें कैसे यहाँ पर Q अपॉन डायरेक्टिव कांस्टेंट C, इसकी वजह हम पता है ऑलरेडी, ये क्या है, ये आपका V है, तो V डैश हो जाएगा आपका V बाई एप्सिलॉन r, है ना। इसकी वजह पता है ऑलरेडी कितना है 100, और आपको एप्सिलॉन r कितना गिवन था क्वेश्चन में, 6 गिवन था, इसमें 6 इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका नया पोटेंशियल जो आएगा वो इसको डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, हम किसी कर सकते हैं 1 टाइम्स, फिर 4 हो गया यहाँ पर, 6 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, इस तरह से वो वोल्ट, तो 60.66 वोल्ट आ गया नया पोटेंशियल आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्ज या बैटरी। जो आपको बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको पोटेंशियल बदल जाएगा और ये आएगा, ठीक है। जरूर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है देख पढ़िए। उसमें लिखा है obtain the equivalent capacitance of the network in given figure। आपको फिगर दे रखा है, उसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर 300 वोल्ट सप्लाई लगी हुई है, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि आपको टोटल चार्ज निकालना है
और हर एक कैपेसिटर के अंदर कितना पोटेंशियल बन रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो निकालना है। ठीक है, डायग्राम में आपको गिवन है, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिया हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, दो बीच में लगे हुए हैं, एक नीचे लगा हुआ है इससे, इस तरह से। यहाँ सप्लाई सोर्स है जो कि 300 वोल्ट की है, इस तरह से। ये आपका 100, ये 200, ये भी 200, ये भी 100। तो आपको नाम देते हैं इसका नाम C1, ये C2, ये C3, ये C4 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। ये दोनों सीरीज में है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज वालों को हम कह सकते हैं C, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ C डैश, C लेता हूँ। C डैश क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का सम, C2 का और C3 का सम होगा ऐसे। ठीक है, आपको करना चाहिए, आपने अपने शॉर्ट ट्रिक में बताई थी आपको, उसमें बताया जो C डैश है वो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का सम। ये जो होता फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हो हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम, तो मैं लिखता हूं प्रोडक्ट अपॉन सम, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये ट्रिक से मैंने बताया आपको, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। ठीक है, तो सीरीज का हो जाएगा आपका, दोनों सेम है, तो सेम का एक सिंपल सा रूल है, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर सेम वैल्यू, सेम क्या, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा C/N, जो उनकी वैल्यू है और जो उनका नंबर है। यहाँ आपका वैल्यू कितनी है, 200 है, नंबर कितना है, 2 नंबर है, यहाँ पर आपका 100। आपका यहाँ पर यूनिट कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर फैराड में दे रखे हैं, तो फैराड लिख देंगे, इतना पिको फैराड, ये आपके सभी पिको फैराड में थे, तो पिको फैराड मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर दोनों को दोबारा से बनाऊं मैं, तो ये अब बनेगा सर्किट इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये आपका C1 आपका 100 था, ये आपका भी, ये भी 100 आ गया, इन दोनों को कॉम्बाइन कर दिया 100। ये दोनों आपका किसमें सीरीज में है, उस पैरेलल में है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, दोनों का सम, इस तरह से। यहाँ पर ये आपका C1 है और ये C डैश है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं, अगर मैं जो पैरेलल लूं तो CP इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 प्लस 100 यानी कि 200 पिको फैराड। अब इन लोग कंबाइन करूंगा तो यहाँ पर नया सर्किट बनेगा आपका, इसमें ये आपका इस तरह रहेगा और इधर आपका ये रहेगा, यहाँ सप्लाई। ठीक है, ये आपका आ गया 200, ये आपका 100, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज के लिए मैं देता हूं C डबल डैश। C डबल डैश का है आपका दोनों का प्रोडक्ट 100 इंटू 200 अपॉन दोनों का सम 100 प्लस 200, कितना आ गया आपका, यहाँ पर 100 इंटू 200 अपॉन 300, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 200 अपॉन 3 इक्वल फैराड। हम कह सकते हैं ये आपका C इक्विवेलेंट जो आया वो आया 200 अपॉन 3 इक्वल फैराड, ये आया आपका आंसर। तो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, ये आया, सबका आ गया ये। अच्छा, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें कहा गया है कि फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच
कैपेसिटर। तो मैं वो साफ कर रहा हूं। यहाँ पर हम जानते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इनटू वी, ये होता है चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पर C इक्वल टू निकाला था, वो आया था 200/3 पिकोफैराड, यानी कि 10⁻12 इंटू वी। कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, इससे कट जाएगा 100 टाइम्स। हम सकते हैं Q इक्वल टू आ गया आपका 200 इंटू 10⁻−10, ये आ गया आपका टोटल Q। यहाँ पे टोटल Q। अब देखो ये टोटल Q यहां से सप्लाई के थ्रू जाएगा इसके अंदर, तो यहां पर सप्लाई थ्रू जाएगा। हालांकि सप्लाई इस तरह होगी, इसमें जरूरत नहीं, पर इसके अंदर अब डायरेक्टली ये बैटरी से कनेक्ट है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं पूरा चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर मैं कहूं चार्ज इन कैपेसिटर 4, क्या रहेगा आपका, फुल चार्ज रहेगा, जो रहेगा आपका 200 इंटू 10⁻10 कूलम्स। ठीक है, ये आ गया आपका चार्ज। अगर मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस PD इन कैपेसिटर 4, तो क्या होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, C इक्वल क्या हो जाएगा Q बाई V, हमें क्या ना, हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो जाएगा आपका V इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन C हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, कितना आया था 200/3, ये आया था। ठीक है, तो इसे कट जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन C4 आएगा आपको, इसे कट गया 3 इंटू 10⁻−10, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इन। अब ये चार्ज तो यहां पर जाएगा, हमारा ये चार्ज जो है, अब जब ये यहां जाएगा तो ये दो भागों में से जाएगा। ठीक है, हालांकि अब इस एरो पे मत जाना, मैं बता रहा हूं आपको कि यहां से इधर पार्ट में टूट रहा है, ये एरो किधर जाएंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देख लो कि अगर मैं चार्ज थोड़ा से कर देता हूं तो ये दोनों में इस तरह से, चलो मैं आपको आसानी के लिए इसको पोलैरिटी बदल देता हूं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, अब आपको आसानी से हो जाएगा, एरो भी इजीली बना पाएंगे आप ऐसे। ठीक है, अब सही है, आपको कंटिन्यू हो गया आपको। यहाँ पर चार्ज टूट रहा है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, अब ये डिपेंड करेगा टोटल कैपेसिटेंस के ऊपर। मैंने देखा था इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आया था वो सीरियस आया था, वो था आपका 100 आया था ना। हाँ, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, दोनों 100 है, यहाँ पर चार्ज दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इन C1 एंड इन C डैश क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना होगा, आधा आधा। तो हम कहता हूं चार्ज इन C1, हम कह सकते हैं चार्ज इन C1 होगा आपका 200/2 इंटू 10⁻−10, यानी कि 100 तो यहाँ भी 100 गया, यहाँ भी 100 गया, 10⁻−10 तो है ही। ठीक है, कीजिए बिल्कुल बराबर बराबर चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, अब है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन C1, पोटेंशियल डिफरेंस इन C1 अगर मैं कहूं तो क्या होगा, हम जानते हैं V1 इक्वल होगा आपका चार्ज इन C1 अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ C1।
यहाँ कितना है 100 अपॉन 100 इसका कैपेसिटेंस, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ कितना है 10 पावर माइनस 10 वोल्ट। ये वोल्ट में भी, यहाँ भी हमने निकाला था, ये वोल्ट में आया था। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं पोटेंशियल इन V2। यहाँ पर इसके अंदर चार्ज कितना आया है, चार्ज आया 100। ठीक है, और इसका कैपेसिटी कितना है 200 अपॉन 200 से कट जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं कहूं V3, यहाँ पर V3, यहाँ V2, यहाँ V1, और यहाँ पर आपका ये जो आया था ये वाला, ये आपका V4 था, क्योंकि V4 इक्वल टू दिस, यहाँ पर जो आएगा वो था आपका V4। ठीक है, अच्छा ये क्या, ये सेम आएगा आपका, यहाँ पर विजिबल आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं V3 इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 अपॉन 200, यहाँ पर 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो इन दोनों के अंदर सेम पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि इनकी अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटेंस सेम है। यहाँ पर आपने 100 से डिवाइड किया, यहाँ पर 200 से डिवाइड किया, बहुत आसान था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा है यहाँ पर लिखा है फिगर शोज, फिगर आपको दे दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2। आपको 2 आइडेंटिकल दिए हुए हैं C1 एंड C2, ईच ऑफ 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार। डायग्राम क्या है आपका, ये बैटरी इस तरह कनेक्ट है, यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है ऐसा, और एक यहाँ पर की लगी हुई है, दूसरी कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपको दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इनकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, क्योंकि आइडेंटिकल है। ये एक स्विच है S। ठीक है, की कह दीजिए। तो क्या लिखा है, दोनों आइडेंटिकल है, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस से दोनों का कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इनिशियली जो केस 1 था, केस 1 क्या रखा है, फर्स्ट केस में क्या रखा है, स्विच जो है S क्या है, स्विच इज क्लोज है, यानी कि यहाँ पर ये बंद है इस तरह से। ठीक है, स्विच S इज क्लोज, आफ्टर सम टाइम स्विच S इज लेफ्ट ओपन। बी पार्ट में आपको क्या करना है, आपको स्विच ओपन कर देना है। एंड सेकंड केस के अंदर ही आपको एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 आपको सेकंड केस में कर लेना है। सेकंड केस में आपको स्विच इज ओपन रखना है एंड इंसर्ट करना है ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r कह दीजिए, कितना गिवन है 3 गिवन। क्वेश्चन के से नोट कर रखा है, हमने आपको एप्सिलॉन r पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको एप्सिलॉन r लिख रहा हूं। क्वेश्चन में के गिवन है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इंसर्टेड फिल कंप्लीटली भरा हुआ है। द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 2 कैपेसिटर्स, आपको निकालना क्या है, पहले निकालना आपको चार्ज एंड पोटेंशियल, पहले चार्ज निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन द बोथ केसेस, दोनों केसेस के अंदर आपको ये निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने अभी थोड़ा पहले बताया था, सेम क्वेश्चन देखो। अगर मैं कहूं चार्ज अगर निकालना है फर्स्ट केस के अंदर निकालोगे तो ये दोनों कैसे हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट सेम है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं टोटल
कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी कि 2 की पैरेलल में रखते हैं, पैरेलल में 2 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है आपका C × V होता है। तो चार्ज आएगा आपके इस केस के अंदर C इक्विवेलेंट आ गया आपके 2 माइक्रो फैराड इंटू V कितना 6, हम कहते हैं पर 12 माइक्रो, यहाँ पर माइक्रो कूलम्स, ये माइक्रो फैराड था वो माइक्रो कूलम्स आ गया। ये आ गया आपका चार्ज इन द फर्स्ट केस। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको चार्ज जो टोटल क्यू आया है इसको यहां से लेके जाऊं तो ये आगे जाकर 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मैं कहूं चार्ज इन कैपेसिटर 1, ये वाला मान C1, ये आपका C2, तो C1 में अगर कहूं तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम्स। हम जानते हैं दोनों अगर बराबर हो, दोनों आपके बराबर हो तो वो इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है चार्ज। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो चार्ज इन फर्स्ट कैपेसिटर या इन ईच कैपेसिटर पूछा उसने, तो किस तरह में चार्ज इन ईच कैपेसिटर, हर एक के अंदर इंडिविजुअली अलग कितना आया, 6 माइक्रो कूलम्स आया। ठीक है, अब पूछा है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम सेकंड जो केस है उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। अगर इंसर्ट करूं पोटेंशियल तो 6 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाए तो वो 6 वोल्ट ही है। तो मैं क्या था कि अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट करूं डायरेक्ट मीडियम और इस स्विच को ओपन कर दूं, दोनों के अंदर मैंने डायरेक्ट मीडियम इंसर्ट किया और स्विच एस को ओपन कर दिया। हम जानते हैं सेकंड केस के अंदर जब हम करने वाले हैं, हम चार्ज जो होता है, चार्ज इज कांस्टेंट, कब मैंने दिखाया था आपको कि चार्ज कांस्टेंट होता है जब आप ओपन कर देते हैं, ओपन कर देंगे इसके अंदर तो इसके अंदर चार्ज Q2 कांस्टेंट हो गया इसके अंदर केवल। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज कांस्टेंट नहीं हुआ, यहां पर अलग हो जाएगा चार्ज, केवल जो ओपन हुआ है अलग हुआ है उसी में कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इस दोनों का ही, यहां पर दोनों का ही डायरेक्ट मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस बदलेगा और ये पोटेंशियल इसके अंदर इंटू होगा तो इसका चार्ज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं चार्ज इन 1 डैश, नया चार्ज आएगा वो क्या आएगा, न्यू कैपेसिटेंस इनटू V। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर नया कैपेसिटेंस क्या आया है, अगर मैं न्यू कैपेसिटेंस निकालूं C डैश निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका C डैश आपका होता है एप्सिलॉन R इंटू C, तो C डैश न्यू C आया आपका, ये 3 है इंटू C के लिए हमको पता है कैपेसिटेंस का हमको ऑलरेडी पता था 1, यहां पर 1 रखेंगे तो ये जाएगा आपका 3 माइक्रो फैराड, ये आ गया ये C डैश। दूसरे वाले का भी सेम रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये C डैश वैलिड होगा दोनों के लिए। यहां भी अगर आप C डैश निकालोगे तो यहां भी 3 इसका डायरेक्ट कांस्टेंट और इसका कैपेसिटेंस कितना है, वो उस दे रखा है 1 फैराड, यहां भी 1 फैराड रखने पर इसका 3 माइक्रो फैराड आएगा दोनों केस में। तो इंसर्ट करने के बाद दोनों का न्यू कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फैराड होगा। ठीक है, अब बात आती है चार्ज की। इसके अंदर क्योंकि ये कनेक्ट है, इसके अंदर कनेक्ट है तो चार्ज बदलेगा। इसके अंदर ये ओपन हो गया, यहां पर ओपन हो चुका है तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहां पर क्या बदलेगा, यहां पर V बदलेगा। तो यहां पर आपका नया चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 3 इंटू V, आपका 6 था, हम कह सकते हैं यहां पर 80
माइक्रो कूलम। ये आपका माइक्रो फैराड था तो माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो केस है उसके अंदर नया क्या बदलेगा, V नया आएगा, V डैश आएगा, तो कितना होगा, V डैश में चार्ज बाय C होता है ना। चार्ज कितना था, चार्ज इसके अंदर था, अभी हम निकाला, जो और चार्ज है वही रहेगा, स्टोर इसके अंदर चार्ज स्टोर कर लिया, और चार्ज जो था वो इसके अंदर रहेगा, वो कितना था, वो 6 था, तो यानी कि 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। और नया C जो आया है वो नया C लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर, इसकी जगह इसको सकते हैं, इसको नया C को हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने पहले बताया था आपको, इसको मैं लिखूंगा V, तो V बाई एप्सिलॉन r, ये आपका नया V इक्वल रहेगा, ये आपका पुराना V 6 था, और यहाँ पर 3 आपका डायरेक्ट कांस्टेंट, इससे कट जाएगा 2, नया V आएगा आपका 2 वोल्ट, ठीक है। बहुत आसान था, तो दोबारा रिकैप कर लो इसको। आपने क्या किया, पहले केस के अंदर स्विच को क्लोज रखा और चार्ज निकाला और पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर निकाला, चार्ज किस निकाला, टोटल इक्विवेलेंट निकालो, पैरेलल था तो जोड़ दिया, टोटल 2 आ गया चार्ज। लेकिन ये चार्ज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो टोटल आया था चार्ज, इस चार्ज को मैंने टोटली डिवाइड कर दिया, आधा आधा, 6 माइक्रो कूलम्स, ठीक है, इससे निकाल दिया। अब सेकंड केस में क्या कहा कि इस स्विच को ओपन कर दो और तब बताओ कितना चार्ज होगा, कितना पोटेंशियल होगा दोनों में। जी मैं ओपन कर दूंगा तो यहाँ पर आपका चार्ज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा कि जो चार्ज इसके अंदर था होल्ड कर लिया, बाकी और चार्ज आ नहीं रहा है ना। नया कैपेसिटेंस आएगा कि नया डायरेक्ट मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन r टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। ये हम लिखा नया कैपेसिटेंस, वो इसकी वैल्यू रखी, तो नया कैपेसिटेंस आया आपका 3 माइक्रो फैराड, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करा, नया चार्ज निकाला, इसके अंदर नया पोटेंशियल, वो नया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, कितना आ गया, 18 आ गया। इसमें पोटेंशियल बदलेगा तो Q बाई C डैश, ठीक है। नया पोटेंशियल यानी चार्ज अपॉन नया कैपेसिटेंस, क्योंकि ये आया था, इसको मैंने लिख दिया इसके रूप में यहाँ पर, ये हम पहले बता चुके हैं, आपका V होता है, V होता है Q बाई C, V की वैल्यू 6 गिवन थी और आपका गिवन है ER की वैल्यू गिवन है 3, वो डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे 2 क्वेश्चन करा दिए। बच्चों को इन क्वेश्चन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैंने केवल आपको इस क्वेश्चन लिए हैं। अगली वीडियो में हम आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में कुछ और बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन करा लेंगे। उसमें आपका एक इम्पोर्टेंट है, व्हीट स्टोन बेस के बेस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी एग्जाम में आ जाते हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए आप और क्वेश्चन करिए और ये सब नोट कर लीजिए। थैंक यू।